नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सीधी बात में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। इस वक्त बिहार फिर से गर्म है, हॉट है, और जिस अपराधी की वजह से हॉट है उस अपराधी को उस दौर में बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया था जिस दौर में वो अखबार में कहिए तो इश्तिहार छपवाता था कि आज इस व्यापारी की हम हत्या करेंगे, और अखबार में खबर छपने के 10 से 12 घंटे के अंदर अपराधी की उस व्यापारी की हत्या कर देता था। मतलब आरा से लेकर बक्सर तक समझ जाइए कि आतंक का राज वो कायम कर रखा था। और उस दोनों अपराधी को, जिसकी कल हत्या हुई है, चंदन मिश्रा, और एक अभी बंद है शेरू सिंह, दोनों की गिरफ्तारी अभयानंद जी जिस समय में डीजीपी थे उस समय में एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार की थी। और वो दौर मुझे याद है जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी तो कह सकते हैं कि गब्बर सिंह वाला डायलॉग उसका काफ़ी चर्चा में आया पुलिस डिपार्टमेंट में कि कितने दिनों तक आप हमें जेल में रख पाएंगे। लेकिन जेल में भी रहा और सज़ा भी हुई। हमारे साथ अभयानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार। इस डिबेट में मेरा एक ही सवाल है कि बड़ी मेहनत करके आप लोगों ने उसको सज़ा दिलाई और फिर वो जेल में पहुंचकर ठीक उसी तरीके से साम्राज्य स्थापित कर बिहार के अमन चैन, उस इलाके का अमन चैन प्रभावित करता रहा। हाल के दिनों में आरा में भी जो तनिष्क में जो लूट हुई उसमें भी उसका नाम आया। मतलब सज़ा दिलाने के बाद भी उसके अपराध की गतिविधि में कोई कमी नहीं आई, तो फिर इस सज़ा देने का मतलब क्या रह गया? इसका उत्तर तो इवन एज द सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर ऑफ द स्टेट मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी पुलिसिंग को एक्सटेंड किया था इन्वेस्टिगेशन के आगे। ट्रायल, कन्विक्शन, बेल कैंसिलेशन, इस हद तक मैं गया था। मैंने बहुत चिंतन किया है इस विषय पर। मैंने पाया कि ये क्रिमिनल लॉ जो है इसकी शुरुआत होती है एक एफआईआर से। मैंने बहुत कोशिश की कि एफआईआर किसी भी वर्ष का हो। आज से 20 साल पहले का एफआईआर, जब मैं डीजी था तो मैंने पटना डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट से रैंडमली करीब 200 एफआईआर का लेखा जोखा लिया कि ये एफआईआर कहाँ तक गया और क्या लॉजिकल एंड हुआ इसका। जी। और मैंने पाया कि किसी एफआईआर का लॉजिकल एंड नहीं पहुँचता है। आप अभी का ले लीजिए, 20 साल पहले का ले लीजिए, 50 वर्ष पहले का, बहुत इंटरेस्टिंग इंस्टेंसेस है मेरे पास। तो मैं कन्विंस्ड हो गया कि इसका लीगल लॉजिकल एंड जो होता है, क्योंकि हर व्यक्ति उसमें एक सोर्स ऑफ लिटिगेशन बन जाता है। एक्यूज अगर 5 हो गए तो 5 सोर्सेज ऑफ लिटिगेशन हो जाएंगे, और वो रिवीजन, अपील, मेमोरियल, पता नहीं क्या क्या वर्ड सब रहता है। हम लोग तो ज़्यादातर इन्वेस्टिगेशन जानते हैं, चार्जशीट जानते हैं, ट्रायल जानते हैं कुछ हद तक, बट उसके बियॉन्ड एक ऑर्डर निकलेगा, उसका रिव्यू हो जाएगा हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, और सबको स्टेट नहीं फॉलो कर पाता है। हमने भी कोशिश किया तो बेल कैंसिलेशन तक फॉलो अप कर पाए, लेकिन अपील में जो ऑर्डर्स हुए हैं वो इम्प्लीमेंट भी कराना स्टेट की कोई एजेंसी नहीं है जो इसको करा सकती है। तो यही इशू यहाँ भी हुआ है। एक आदमी को कन्विक्शन हो गया, वो जेल में है, तो आप उसके बाद अब करेंगे क्या? अगर वो उसका धौंस और भोकाल चलेगा समाज के ऊपर में, तो आप क्या कर लेंगे आप? और मान लीजिए ये लेकर के आप चले भी गए जुडिशरी के पास, तो कहेंगे कि हमने तो आजीवन कारावास कर दिया, अभी इसके बियॉन्ड आप क्या चाहते हैं? तो ये एक स्टेज ऐसा आ जाता है जब जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसकी शुरुआत होती है लेजिस्लेचर से,
इसका लेजिस्लेचर में डिबेट बढ़िया होना चाहिए कि कोई लॉ में चेंजेस की ज़रूरत है क्या। इसमें जुडिशरी को भी कहा जाए कि आपको यही सज़ा करनी होगी और इस व्यक्ति के लिए एक ऐसी सज़ा हो कि समाज उससे निवृत्त हो जाए। ये पुलिस के पास नहीं है व्यवस्था। तो एक बात होती है इनकाउंटर, नहीं, वो तो किसी एनकाउंटर अगर जेन्युइन है तो देयर इज़ नो इशू, लेकिन एनकाउंटर का जो अंडर इन्वर्टेड कॉमा होता है उससे ज़्यादा ख़राब तो कोई चीज़ होती ही नहीं। लेकिन सर जिस तरीके से कैमरे के सामने वो घटना को अंजाम दे रहा है और हमें लगता है कि फिर भी इसके मामले में भी वही प्रोसेस चलेगा, वही ट्रायल का मतलब आप चाह के भी जो है 2 दिनों में आप सज़ा नहीं दिला सकते हैं। इतने मतलब पुख्ता एविडेंस के बावजूद भी अब सीसीटीवी को कितना कोर्ट आज भी मानती है कि भाई ये एकदम लाइव दिख रहा है, फिर भी तो ऐसे में विकल्प क्या है? समाज के सामने क्या विकल्प है? कानून जब कुछ करने की स्थिति में नहीं है। कुछ और हो या नहीं हो, पुलिस को कहा जाए कि उसको गैर कानूनी ढंग से गोली मार दो, ये तो नहीं है। कुछ और हो सकता है और कुछ और होने के लिए आपको डिबेट करना होगा, खुल के डिबेट करना होगा। ये जो डिबेट अभी मीडिया में हो रहा है, ये डिबेट असेंबली में होना चाहिए। क्या रास्ता है? तो समाज को ढूंढना। आप समाज के प्रतिनिधि हैं तो डिबेट करने वाले भी तो आप ही होंगे। पुलिस के अफसर लोग तो इसको नहीं डिबेट कर सकते हैं। उनके भावनाओं को एज ए सिटीज़न लिया जा सकता है, बट वो डिबेट करके निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। आपने एसपीडी ट्रायल लाया, एसपीडी अपील लाया, आर्म्स एक्ट में सजा हो, उसका मतलब जो सीआरपीसी आईपीसी में जो प्रावधान है वो तमाम प्रावधानों का आपने इस्तेमाल किया। सही है, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट तो यही है कि उससे सोसाइटी को निजात नहीं मिला अपराध और अपराधियों से। तो इस बात को मैं मानता हूँ संतोष जी। तो इसका उत्तर ये थोड़ी है कि पुलिस को पावर दे दिया जाए और यही अगर डिबेट के बाद असेंबली में लोग समझते हैं कि नहीं इस टाइप का अगर अपराधी है तो क्लासिफाई कर दें कि ये सब अपराधी अगर पकड़े जाएंगे इस कैटेगरी के, जो वीडियो पर लगा करके और गोली मार देते हैं, वो पकड़े जाएंगे तो उनको पुलिस पकड़ के गोली मार देगी, यही लिखवा दी। नहीं तो ठीक है, विकल्प क्या है? मतलब ये माना जाए कि ये जो भले अब बीएनपी बन गया है, जो नया कानून बना, आईपीसी हटा के बीएनपी क्या क्या बनाया गया, मतलब आपको लगता है कि जो ये सिस्टम है, मतलब वो सिस्टम अब अपराध को रोकने में सक्षम नहीं है? इंस्टेंसेस तो इस तरह के आ रहे हैं। इसमें एक बात जो मैं बार बार कहता हूँ कि अपराधी को ये लगे कि फन के लिए एज आई कीप सेइंग नहीं करता है, वो मजा के लिए वो नहीं कर रहा है, वो पैसे के लिए कर रहा है। आफ्टर ऑल जो गैंग ने किया है क्राइम, उस गैंग की स्तुति बोलती होगी उसके इलाके में। जो ज़मीन पर हाथ रख देगा वो ज़मीन उसको जिस भाव में चाहेगा ले लेगा, तो उसको आर्थिक रूप से फ़ायदा हो रहा है। ये कानून में हो कि उसका जो फ़ायदा हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, नहीं रहेगा। और उसके लिए अभी तो पुलिस के पास वो पावर्स भी नहीं है कि उसका प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर ले, फिर ईडी के पास जाना पड़ता है। एक शायद कानून इसमें बना है, विनय जी उसको इंट्रोड्यूस किए हैं कि भाई जो नया कानून बना है उसमें थाना प्रभारी अपने लेवल पर उसको सीज कर सकता है। आई एम नॉट अवेयर, बट अगर हुआ है तो अच्छी चीज़ है, तो कराइए उसको। और कराना भी होगा इस तरीके से कि उसका कोई ज़्यादा अपील नहीं हो। समथिंग हैज़ टू बी डन, बट वो अगेन थ्रू लॉ आएगा। बार बार हम यही कह रहे हैं कि जब भी आएगा तो लॉ के थ्रू आएगा। पुलिस को अगर हम इनडिस्क्रीट पावर्स दे देंगे तब तो गदर हो जाएगा। गदर मतलब आप मानते हैं कि गदर हो जाएगा? हाँ, वो भी
क्रिमिनल्स जो कर रहा है वो गदर ही कर रहा है, और गदर को गदर से अगर ट्रीट किया जाएगा तो पुलिस भी गदर कर महागदर हो जाएगा। तो एक सर क्या होना चाहिए आपको, क्या मान लीजिए एक डिबेट हो पार्लियामेंट में, विधानसभा में, आपको क्या लगता है, आप अपने अनुभव के आधार पर क्या आपको लगता है क्या होना चाहिए? मौत की सजा जो मिल रही है, ये जो हुआ है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही मौत की सज़ा होगी, वो नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने क्राइम किया है उसकी अगर टेंडेंसी है क्राइम करने की, कोई व्यवस्था हो कि वो बचपन से क्या क्या छोटी मोटी चीज़ें करता रहता था, तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये व्यक्ति की प्रवृत्ति है क्राइम करने की। इसको कंसिडर किया जाना चाहिए जुडिशरी में, और तब बेल नहीं देना या देना या उसको सज़ा बहुत कड़ी कर देना, ये उसके पास से पता चलना चाहिए। अभी होता क्या है कि कैरेक्टर ऑफ द पर्सन इज़ नॉट एविडेंस, ये लॉ है। जो क्रिमिनल है उसका कैरेक्टर एविडेंस के रूप में नहीं लाया जा सकता है। वो ठीक है, आप उस पर्टिकुलर केस में सज़ा के लिए मत लाइए उसको, लेकिन उसका कैरेक्टर जो है वो कलेक्टेड होते रहना चाहिए, और वो कंसिडर्ड होना चाहिए इन डिसाइडिंग द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट इंक्लूडिंग डेथ। अभी होता है कि उस पर्टिकुलर केस में रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हैं। मेरा कहना है कि उसके पास्ट हिस्ट्री को, राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, वो कुछ होगा ज़रूर कि उसको प्रॉब्लम है, वो क्राइम करबे करेगा। तो ये भी डेटा कलेक्टेड रहना चाहिए, पुलिस करे या पुलिस की तरह कोई और एजेंसी है जो क्रिमिनल्स का डेटा कलेक्ट करे कि उसका पास्ट कैसा था, विच इज़ कैरेक्टर। अभी बैड कैरेक्टर इज़ नॉट एडमिसिबल, ये एविडेंस एक्ट का प्रिंसिपल है। तो ठीक है, पर्टिकुलर केस में नॉट एडमिसिबल होगा, बट सज़ा के मामले में इट शुड बी एडमिसिबल। ये एक सुझाव आपका है? सुझाव है मेरा ये। अच्छा, तो एक आखिरी सवाल, मतलब वर्ल्ड लेवल पर जो पुलिसिंग की व्यवस्था है, मतलब मान लीजिए इंडिया से तो, और वो मतलब एक्यूज को बहुत सारे अवसर देते हैं, अपने वकील को लेकर जाइए, तुरंत गिरफ्तारी नहीं, बहुत उसका ह्यूमन राइट्स वगैरह सबका ख्याल रखते हुए भी वो कैसे पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर पा रहा है, ऐसे ऐसे अपराधियों को कैसे कंट्रोल कर रहा है, उस पर आप क्या? वहाँ आप गौर करेंगे, क्रिमिनल कोई अक्यूज है, उसको तब तक वो लोग फ्रीडम देते रहते हैं जब तक कि वो सज़ा याफ्ता नहीं हो जाए। लेकिन एक बार सज़ा याफ्ता हो गया तब उसके साथ मरवत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत कड़ाई हो जाती है। हमारे यहाँ शुरू में बहुत कड़ाई हो जाएगी, एक्यूज़ बने और तुरंत पुलिस पकड़ने लगेगी, वहाँ कड़ाई हो जाती है, और एक बार जब वो कोर्ट के सामने खड़ा हो जाता है तो पूरी मरवत होती है। प्रोसेस को उल्टा कर देना चाहिए। अरेस्ट आपको हम छुएंगे भी नहीं, आप सिर्फ एसोसिएट कीजिए, अरेस्ट की कोई व्यवस्था नहीं होगी। पूरा पुलिस प्रोसेस और जुडिशियल प्रोसेस का 70% टाइम केवल बेल में जा रहा है, बेल एंड अरेस्ट। तो इन्वेस्टिगेशन तो ऐसे ही चला जाता है, और जब इन्वेस्टिगेशन करके बढ़िया इन्वेस्टिगेशन कर लेगा तो उसके साथ मरवत होने लगती है। जैसे इसी केस में उसको आज लाइफ हैंगिंग की सज़ा हुई, कन्वर्ट हो गया आजीवन कारावास में। और ये अमूमन हम देखते हैं कि हो जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट जाते जाते अमूमन नीचे चला आता है। चलिए, तो दो सलाह इन्होंने
जो जिस तरीके के अपराध और समाज को इस तरीके के अपराधियों से निजात मिले, इसको लेकर दो सलाह इनका रहा। एक तो वाकई में पुलिसिंग का सारा मॉडल ही सिर्फ गिरफ्तारी और चार्जशीट करने पर लगा हुआ है, कितना जल्दी गिरफ्तार करके जेल भेज दें। और पुलिस को अगर ये गिरफ्तार करने वाली बात ना रहे कि भाई आप अनुसंधान कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, उसमें जो एक्यूज है उनको बुलाइए, उनसे पूछताछ करिए, फिर उनको छोड़िए और उनके खिलाफ एविडेंस एक्ट कलेक्ट करके कोर्ट के सामने इस तरीके से रखिए कि उनको सज़ा हो जाए। तो ये जो बेल, और वाकई में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से लेके लोअर कोर्ट तक बेल ही पर सुनवाई होती है, सज़ा बाकी प्रोसेस पर सुनवाई के समय कहाँ मिलता है। तो ये एक बड़े बदलाव की बात अभयानंद जी की है। और उसके बाद जो पुलिसिंग को लेकर जो चर्चा हुई कि भाई अब वक्त आ गया है कि इस पूरे कह सकते हैं कि कानून जस्टिस सिस्टम जो है ना, वो उस पर बड़े स्तर पर विचार करने की, जो सिर्फ नाम धारा 307 को बदल के कुछ और कर दिए, 302 का नाम कुछ और कर दीजिए, उससे उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है जितना इम्पैक्ट अब समाज को इन तरीके के अपराधियों से राहत मिले, इसके लिए जो सिस्टम है उसमें एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है। और जिन बदलाव की तरफ अभयानंद जी ने इशारा किया है या जिस बातों को उन्होंने मजबूती से रखा है, हमें लगता है कि वो एक बहुत कारगर उपाय हो सकता है। चलिए इस सीधी बात को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।